A very good morning to all my dear students. Today we are going to start our next chapter of sociology, that is change and development in rural society. Now Indian society को primarily अगर हम कहें तो एक रूरल सोसाइटी माना जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं. मतलब अगर हम स्टैटिस्टिक्स देते हैं तो 67% के अराउंड लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और वो अपनी लिविंग करते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर ओनली इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज़. ठीक है. अब लैंड की बात करें, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है. मतलब कुछ लोग जो रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में भी आ जाते हैं, आपने सुना होगा उनके मुंह से, वो लोग कहते हैं कि हमारी कुछ ज़मीन वहाँ गांव में है. ठीक है. तो लैंड उनके लिए एक प्रॉपर्टी का सोर्स भी है और लैंड उनके लिए एक प्रोडक्शन का सोर्स भी है. खाली एग्रीकल्चर ही लाइवलीहुड का फॉर्म नहीं है रूरल एरियाज़ में. ठीक है. अगर हम बात करें हमारे फेस्टिवल्स की, अब कल्चर से रिलेटेड भी है एग्रीकल्चर. कल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर किस तरीके से है, अब हम जब नया हार्वेस्ट मेन हार्वेस्ट सीज़न आता है तो हम उसके लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. जैसे पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, बैसाखी पंजाब में. मोटिव तीनों का वही है कि मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीका फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तीनों का अलग अलग है. तो मतलब एग्रीकल्चर और कल्चर भी आपस में लिंक्ड हैं. और सिर्फ एग्रीकल्चर ही लाइवलीहुड का फॉर्म नहीं है लोगों के लिए. देर आर मैनी अदर एक्टिविटीज़, देर आर मैनी अदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जिनसे लोग रूरल एरियाज़ में भी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं. वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो अभी हम देखेंगे. सो एज़ आई टोल्ड यू दैट एग्रीकल्चर एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. उनमें एक बहुत क्लोज कनेक्शन है. जो नेचर है या प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की, दैट वेरीज़ अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. जैसे हमने अभी फेस्टिवल्स की बात करी, मेन हार्वेस्ट सीज़न को फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उस टाइम पे नाम अलग अलग हैं फेस्टिवल्स के, तरीका अलग अलग है सेलिब्रेट करने का, लेकिन मोटिव क्या है, टू सेलिब्रेट द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल. मतलब कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर दे आर क्लोजली बाउंड अप विथ एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ. अब हम बात करते हैं रूरल लाइफ की, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है. रूरल लाइफ मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. नो डाउट इन दैट कि एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड है. लेकिन कई और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैं पहले भी बता रही थी आपको कि कई और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं और जिसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं. वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक द नंबर ऑफ़ आर्टिसंस लाइक पॉटर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ. ये सब हमें रूरल एरियाज़ में मिलते हैं. क्या रूरल एरियाज़ में नहीं मिलते हमें कारपेंटर? क्या गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ हमें नहीं मिलते? ज़रूर मिलते हैं. तो मतलब ये सब लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं हैं, बल्कि ये अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, लेकिन अदर दैन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. रूरल लाइफ को ना कि सिर्फ यही लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब कई अदर स्पेशलिस्ट आर ऑल्सो देयर, जैसे कि स्टोरी टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, प्रीस्ट. अब पंडित लोग हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में होंगे. नहीं, रूरल एरियाज़ में भी हमें बहुत पंडित मिलते हैं, बल्कि ज़्यादा मिलते हैं. हमें बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी अपनी इनकम, अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं और वो भी एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि रूरल लाइफ में भी अर्बन लाइफ की तरह कई सिमिलैरिटीज़ हैं. ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल लाइफ में एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा भी कई ऑक्यूपेशंस हैं जो लोग करते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जैसे कि पॉटर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, प्रीस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे स्टोरी टेलर्स. राइट. सो द डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल एरिया वॉज रिफ्लेक्टेड इन द कास्ट सिस्टम. ठीक है. अब कई ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे जो कि डिक्लाइन हो चुके थे, लेकिन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज़ हैव लेड टू मेनी डाइवर्स ऑक्यूपेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्बन एरियाज़ में ऑक्यूपेशन थे वो रूरल एरियाज़ में भी अडॉप्ट होने पड़ गए, क्योंकि उनमें एक इंटरकनेक्शन हो गया था. ठीक है. नाउ पोस्टल सर्विसेज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनमें भी कई लोग एंगेज हैं टू अर्न देयर लिविंग. इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रेरियन स्ट्रक्चर की, तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब है डिपेंड्स
दिस स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द लैंड होल्डिंग्स अमाउंट ऑफ लैंड अ पर्सन होल्ड्स, कि एक पर्सन जो है कितना उसके पास लैंड वो होल्ड करता है, उससे पता चलता है कि वो एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है। सब लोगों के पास एक ही अमाउंट का लैंड नहीं हो सकता, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज़ नॉट पॉसिबल अमंग ईच एंड एवरी पर्सन, सो देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. Some people they have lot of land and some people they don't have any land. So agriculture structure is how the land holdings have been distributed among the people. कि लैंड होल्डिंग्स को लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाता है वो हमारा डिफ़ाइन करता है एग्रेरियन स्ट्रक्चर. तो मतलब बेसिकली एग्रेरियन स्ट्रक्चर वही है जब हमें ये पता ना हो, मतलब इट्स बेसिकली द लैंड होल्डिंग्स, द अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ पर्सन होल्ड्स. और सभी लोगों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड होगा, कुछ लोगों के पास कम लैंड होगा. एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर डिफाइंस कि किस तरीके से वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. So this was just the introductory part of this chapter, and the assignment related to the same has been uploaded. Please go through the assignment and we'll proceed on with this chapter in the next class. Thank you.